हेलो एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउट आउट चैनल पर। और आज का जो डाउट है वो वैभव भाई की तरफ से आया है, तो देखते हैं उनका डाउट क्या है और उसके सलूशन को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। A heavy ball of mass capital M is suspended from the ceiling of a car of light string of mass small m. Capital M is very greater than small m. When the car is at rest, the speed of the transverse wave in the string is 60 meter per second. When the car has acceleration A, the wave speed increases to 60.5 meter per second. The value of A in terms of gravitational constant G is closest to, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, और अगर सल्यूशन तक नहीं पहुँचे तो आप सल्यूशन को देखें आगे। चलिए मैं सल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखिए सल्यूशन पे आने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन के फील को समझे पहले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A heavy ball of mass capital M is suspended from the ceiling of a car. तो मान लीजिए ये जो है, आपको जुगाड़ मेरा दिख रहा होगा, ये मेरा कार है और इसके सीलिंग से कैपिटल M का मास लटका हुआ है। तो ये जो है, ये मान लीजिए वो कैपिटल M मास है, जो कि इसके सीलिंग से मैंने एक लाइट स्ट्रिंग, ये जो आपको ब्लू कलर की थ्रेड दिख रही है वो मेरी लाइट स्ट्रिंग है, जिससे इस कैपिटल M को मैंने लटकाया हुआ है। और बोला है कि ये जो स्ट्रिंग है उसका मास जो है वो स्मॉल m है, और ये जो मास कैपिटल M उसके कंपेयर में ये जो स्ट्रिंग का मास स्मॉल m है वो बहुत छोटा है। इस वजह से आपको ये कंडीशन दे रखी है कि कैपिटल M इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m। अब देखिए, when the car is at rest, the speed of the transverse wave in the string is 60 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये कार रेस्ट पर है, ये जब मूव नहीं कर रहा, तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस ट्रांसवर्स वेव का स्पीड जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। When the car has acceleration A, the wave speed increases to 60.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा किसी एक्सेलरेशन ए से, तो फिर ये जो बॉल है वो पीछे आएगी, और तब जो है स्पीड जो है इस स्ट्रिंग में वो है 60.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है उस ए की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ जी। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। होप सो आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, फील आ चुकी होगी आपको। तो मैं अब सल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए, ये मान लीजिए मेरा ये कार है, या वो बॉक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया, और यहाँ पर जो है वो बॉल या जो कैपिटल M मास लटका हुआ है स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग का मास स्मॉल m आपको गिवन है। अब देखिए इनिशियली मैं टेंशन की बात करूँ तो वो कितना होगा इस केस में, T इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्योंकि देखिए इस स्ट्रिंग का भी तो मास है कुछ स्मॉल m इंटू जी। लेकिन अब यहाँ पर ये समझिए, मैं ये जो स्मॉल m मास दिख रहा है उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल M इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m। मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.000001 वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m है m की वैल्यू। इस वजह से मैं इतनी छोटी वैल्यू लिखने से अच्छा मैं अगर इसमें ऐड भी कर दूँ तो ये जो वैल्यू होगी वो 1.000001 बहुत छोटी वैल्यू है, ये वाली जो डेसिमल के बाद आ रही है। तो इसको मैं mg ही लिखता हूँ, इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसका रहना या ना रहना कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया है जो कैपिटल M है वो बहुत बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल m। तो जो टेंशन की वैल्यू आ रही है एक्चुअल में जब कार रेस्ट पर है वो होगी T इक्वल्स टू कैपिटल mg। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ।
ठीक है। अब देखिए, जब ये जो कार है इसको मैं ए एक्सेलरेशन दूंगा, देखिएगा ध्यान से, जब ये रेस्ट पर है, अब मैंने देखिए ए एक्सेलरेशन दिया तो ये हल्का सा इनिशियल मोमेंट पे पीछे आएगा। पहले देखिए, इनिशियली मैं कार को तो आगे लेके गया, लेकिन बॉल जो है वो तो पीछे मूव की। तो आप इसका रीजन समझ सकते हैं, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। देखिए, एक्चुअल में जब ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो इस बॉल पर पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ मूव करेगा। अब मैं इसका एफबीडी आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये जो बॉल है इस पर देखिए, धरती माता तो हमेशा फोर्स लगाएगी mg, और पीछे की तरफ m इंटू ए, ये स्यूडो फोर्स लगा जो इसको पीछे लेकर जाएगी। मीन्स फाइनल पोजीशन जो है जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में आएगा वो किसी एंगल थीटा पर आएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी लिखा है, बट मैंने अभी समझाया था कि जो स्मॉल m है वो बहुत छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू कैपिटल M, तो यहाँ पर भी मैं उसे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, ये पहले केस में टेंशन की वैल्यू हमें पता है। अब देखिए, फाइनली देखो, इनिशियली ऐसे था, और जब पीछे की तरफ m में स्यूडो फोर्स लगा तो फाइनली यहाँ पर आके मान लेते हैं सारे फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में आए होंगे, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो कुछ टी डैश रहा होगा तब। और यहाँ देखिए, अब देखिए, मैंने आपको, सॉरी ये एम ए होगा, मैंने आपको बोला कि ये एंगल अगर थीटा है तो फिर देखिए ऑल्टरनेट से ये भी थीटा, और फिर ये भी थीटा, और फिर ये भी थीटा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सारे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में मानूं, मीन्स वो एक्चुअल में वही पोजीशन है जब ये बॉल एक्चुअल में रेस्ट पर होगी फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। देखिए, एक बार और फील दिला देता हूँ मैं आप सभी को। देखिए, अगर ये इनिशियली रेस्ट पर था, मैं आगे लेके गया तो पीछे आई, बॉल पीछे आई, देखिएगा फिर से, देखिए इनिशियली पीछे आई और पीछे आके एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा था जब ये रेस्ट पर थी। तो ये वो वाला सिनेरियो है जब वो फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए रेस्ट पर थी बॉल। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सारे फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टी डैश कॉस थीटा बराबर एम जी एंड टी डैश साइन थीटा बराबर एम ए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझी। देखिए, इसका कंपोनेंट गया तो टी कॉस थीटा आया, और इसका कंपोनेंट इस वाले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा होगा जो कि एम ए को बैलेंस करेगा, और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करता हूँ। तो देखिए, टी डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझा होगा? सिंपली मैंने स्क्वायर किया और ऐड किया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से टी डैश स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए, अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए एम स्क्वायर कॉमन आएगा तो एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अब देखिए टी डैश स्क्वायर, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इंटू 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो टी डैश की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, एम इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो अब आपको ये समझा कि केस 1 में टेंशन की वैल्यू ये आई और केस 2 में टेंशन की वैल्यू ये आई। तो अब देखिए, अब मैं स्ट्रिंग पर जाना चाहूँगा। देखिए स्ट्रिंग में हमें बोला था कि एक ट्रांसवर्स वेव है जिसकी स्पीड हमें 60 मीटर पर सेकेंड गिवन थी। अब आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग में वो क्या होती है, अंडर रूट टी बाय म्यू। ये म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अब दोनों केस में मेरा मटेरियल तो स्ट्रिंग ही था, ठीक है, तो वो दोनों केस के लिए सेम होगा। तो अगर मैं लिखूँ V1 बराबर अंडर रूट टी, केस 1 में टेंशन टी था, डिवाइड बाय म्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए, ये फॉर्मूला है। और V2 मान लेता हूँ जब देखिए इसकी स्पीड कितनी है 60.5, और यहाँ पर टेंशन कुछ अलग था टी डैश और म्यू, क्योंकि देखिए मटेरियल, स्ट्रिंग चेंज हुई क्या, नहीं ना, तो मटेरियल सेम है तो मास पर यूनिट लेंथ दोनों केस में सेम होगा। अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, इन वैल्यूज़ की मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए V1 कितना दिया है मुझे 60, तो 60 V1 अपॉन V2 कर रहा हूँ, अंडर रूट सॉरी डिवाइड में V2 कितना है 60.5 इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, T बाय म्यू डिवाइड में T डैश बाय म्यू। अब देखिए ये जो है ये ऊपर जाएगा, तो देखिए T डिवाइड बाय T डैश इंटू म्यू इंटू ये जो डिनोमिनेटर वाला म्यू था वो ऊपर गया। अब ये स्टेप आपको समझा होगा, अगर नहीं समझा तो मैं समझा देता हूँ कि अगर A अपॉन बी डिवाइड बाई C अपॉन डी होता है तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो होता है A इंटू डी डिवाइड में BC। क्या अब आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? अब देखिए ये म्यू से म्यू गया, अंडर रूट टी बाय टी डैश, और यहाँ पर 60 डिवाइड बाय 60.5। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। टी की वैल्यू क्या थी mg, और टी डैश की वैल्यू m इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से m कैंसिल होगा और यहाँ क्या है 60 डिवाइड बाय 60.5। तो आई होप सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? देखिए अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों साइड पर तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 60.5 का इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पर जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो देखिए मीन्स मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया दोनों साइड पर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आई होप सो ये स्टेप आप सभी को क्लियर होगा। अब देखिए मैं फर्दर फिर से स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड पर, तो क्या हो जाएगा 60.5, और यहाँ पर जब मैं स्क्वायर करूँगा तो पावर में ऑलरेडी 2 है तो और एक 2 मल्टीप्लाई होगा और पावर में 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू
जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय जी स्क्वायर। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? इसके बाद का स्टेप जो है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाली टर्म है उसको एक बढ़िया तरीके से लिख रहा हूँ, मीन्स एक फैंसी वे में लिख रहा हूँ, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, अगर मैं एलसीएम लूँ तो 60 ऐड होगा 0.5 से डिवाइड, और पूरे का डिनोमिनेटर 60 बनेगा, तो वही टर्म तो लिखी है ना यहाँ पर भी, बट एक फैंसी वे से लिखी है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा, इसे मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ एक बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन थियरम की, तो ये बोलता है कि अगर 1 + x की पावर n है और x जो है वो छोटा है, मीन्स बहुत छोटा है 1 से, तो फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो आप ये लिख सकते हो 1 + nx, मीन्स जो पावर है वो x का कोएफिशिएंट बन जाता है। और यहाँ पर भी आप देखिए 1 के कंपैरिजन में ये जो वैल्यू है वो काफ़ी छोटी है, तो मैं इस बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन थियरम को यहाँ लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा, डिवाइड बाय 60 द होल की पावर 4 इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय जी स्क्वायर। अब देखिए, अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 60, और यहाँ पर 4 नहीं होगा, मैंने बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया है यहाँ पर, और RHS में कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए, अब ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 2/60 जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर बाय 30, यहाँ पर कैंसलेशन मैंने की है, 2 1 ज़ा 2 30 ज़ा, तो डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर बाय 30 हो गया, और यहाँ पर बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए क्या हो जाएगा, जी बाय √30। अब √30 जो वैल्यू है वो सबसे करीब किसके है, स्क्वायर रूट के टर्म में अगर मैं बात करूं, तो आपको याद होगा कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखा है वो 30 है, 25 से थोड़ी सी बड़ी टर्म, मीन्स जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी इसकी अप्रॉक्सीमेटली वो जी बाय 5 पॉइंट समथिंग आएगी। और इसके सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला है, तो बी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो आप सभी को ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आपसे हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, एक बढ़िया थम्स अप मेरी तरफ से आप सभी को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे डाउट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।